हाय बच्चों, क्या हाल है? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे ये कनेक्टेड है क्रिटिकल एंगल से, राइट? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको याद है, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जब ये लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डायग्राम बना के भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरा आज मैं थोड़ा नॉर्मल को ना डिफरेंट कलर से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये सरफेस है, ये लेट्स से डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये लाइट आई। यहां मैं सरफेस पे बनाता हूं नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जब डेंसर से रेयरर जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आई है और ये आर है। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना याद है? अब हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अब डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, ये है डेंसर, ये है रेयरर, बीच में सरफेस है। लाइट, या डेंसर को मैं नीचे बनाता हूं, ज्यादा आसान रहेगा समझने में। अभी तक हम क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेट कर ऐसे ही बनाते आए हैं। ये लाइट आई, ये नॉर्मल है, एंड लाइट बेंडेड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर ये सेम मीडियम होता तो लाइट कैसे जाती? सीधी चली जाती, राइट? लेकिन ये सेम मीडियम नहीं है, ये डेंसर टू रेयरर लाइट जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आई और ये मेरा आर। ये समझ में आया आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट? अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा देता हूं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ा दिया। तो लाइट क्या होगी? लाइट और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। इसको मैं I1 लिखता हूं, पहले केस को R1, I2 R2। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देता हूं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने और बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया।
इसको मैं लिख देता हूं I3। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाए जा रहा हूं। यहां अगर लेट्स से 30 डिग्री था और यहां 35 डिग्री था, यहां 40 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये सरफेस को टच करती हुई निकलेगी, पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इमर्जेंट रे है और ये ग्रेस करती हुई सरफेस को निकल रही है। ग्रेस करती हुई मतलब रगड़ती हुई सरफेस को निकल रही है। ठीक है, तो उस फिनोमेनन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन the angle of refraction becomes 90 degree and the emergent ray passes grazing the surface is known as critical angle। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को यानी I3 को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। लेट्स से मैं इसको C से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेजिंग इमर्जेंस हो, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू सरफेस जाए, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब ये बताइए, अगर मैं क्रिटिकल एंगल को या इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दूं, इससे भी ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा, देखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं डेंसर, सॉरी रेयर, यहां लिख देता हूं डेंसर। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, लेट्स से इसको मैं लिख देता हूं I4 which is even more than I3, तो उस केस में क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो मेरी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि it will not pass on to the other medium, it will remain on the same medium, it will reflect rather than refraction। जो अभी इन तीनों में हो रहा था ये अब रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां ये मेरा बन जाता है, इसको मैं लिख देता हूं R3, ये मेरा बन जाता है R4। तो अभी तो अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, और सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंस एंगल इज इवन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा एक इंसिडेंट एंगल था I1 जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ R1, फिर हमने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्टेड रे और बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने इंसिडेंस एंगल को I3 और बढ़ा दिया तो फिर फाइनली रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो ग्रेस करती हुई सरफेस के पैरेलल चली गई। उस I3 को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल जिसपे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो और रिफ्रैक्टेड रे पास करते हुए निकले सरफेस को, एंड R3 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। चौथा केस, व्हेन I4 इज इवन मोर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स द रिफ्लेक्टेड रे, एंड इसमें हमारा लगता है
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? I4 इज इक्वल टू R4. याद है? 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये चारों केसेस आई होप समझ में आ गए आप लोगों को. अब मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं कुछ. सबसे पहले हम लेते हैं एयर और वाटर का एग्जांपल. अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं. फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. साइन ऑफ C कितना है? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. इसको और बड़ा लिखूं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो साइन ऑफ C, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. यानी अगर मैं इसको लूं, लेट्स से हम वाटर और एयर का एग्जांपल लें, तो साइन ऑफ C क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 1 अपॉन, ये ग्लास का एग्जांपल लेता हूं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर? ये होता है अप्रोक्सीमेटली 3/2. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3. तो C कितना हुआ? साइन इनवर्स ऑफ 2/3. आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं या साइन इनवर्स के टेबल से भी चेक कर सकते हैं. ये होता है अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्रीज. तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास with respect to air is 42 degrees. The critical angle of glass is 42 degrees. Similarly, हम एयर और वाटर का करते हैं. तो क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 4/3. 1.33 होता है ना क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो 1/4/3 इज 3/4. तो क्रिटिकल एंगल हो गया साइन इनवर्स ऑफ 3/4, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्रीज या 50 डिग्री. ठीक है. तीसरा मैं डायमंड का भी बता देता हूं आपको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? 2.4. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.4. तो साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.4. C हुआ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2.4. ये होता है अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री. क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 25 डिग्रीज. तो एक चीज आपने नोटिस की,
glass, sea of glass with respect to air. इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? और क्रिटिकल एंगल कितना है ग्लास और एयर में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5 और क्रिटिकल एंगल था 42 डिग्रीज। वाटर एंड एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33 और क्रिटिकल एंगल था 50 डिग्रीज। एंड डायमंड एंड एयर में क्रिटिकल एंगल था 2.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 2.4 और क्रिटिकल एंगल था 25 डिग्रीज। क्या समझ में आ रहा है सर आपको कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.3 हुआ तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से बढ़कर 50 डिग्री हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 या 1.5 से बढ़कर 2.4 हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है, इससे। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल कम होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? चलिए एक बार रिवाइज कर लें थोड़ा। 4 केसेस हैं। पहला, सपोज क्रिटिकल एंगल, मैं मानता हूं क्रिटिकल एंगल लेट्स से 30 डिग्री है, तो केस नंबर 1, अच्छा इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल को। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, पहला हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा अगर तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया अभी, समझ में आया? दूसरा, टेम्परेचर, अगर मैं किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा? वो मीडियम हल्का हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। किसी को लेट्स से मैं किसी मीडियम में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर तेजी से भागेंगे। जो डेंसर मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल्स अगर इधर उधर भागेंगे तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे रेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेयर में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ? क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे कनेक्टेड है? उल्टा। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, राइट? तीसरा, वेवलेंथ। वेवलेंथ बच्चों को समझ में कम आता है, मैं सीधा सीधा एक बार बता देता हूं।
कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज होगा, वेवलेंथ कम होगा तो क्रिटिकल एंगल भी कम होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। कलर, आपको पता होगा कि व्हाइट लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ दीज 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये किस सीक्वेंस में है? ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ की सीक्वेंस में। सबसे छोटी वेवलेंथ है वॉयलेट की, उससे बड़ी है इंडिगो की, उससे बड़ी है ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, और सबसे बड़ी वेवलेंथ है रेड की। सिमिलरली क्रिटिकल एंगल भी होगा, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल्स। अब हम 4 केसेस कर रहे थे। लेट्स से क्रिटिकल एंगल मैं अज्यूम करता हूं 30 डिग्री है, तो 4 केसेस होंगे। केस नंबर 1, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 30 डिग्री तो क्या होगा बताइए? अगर 30 डिग्री से कम है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल 30 के बराबर है तो क्या होगा? तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाएगी सरफेस से, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 केसेस याद रखिए, आप यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 केसेस लेकिन आपको याद होने चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। सपोज एक प्रिज्म बनाया हमने, ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये भी है 45 डिग्री। सपोज एक लाइट आई 90 डिग्री पे, तो मैंने आपको शुरू में रिफ्रैक्शन में बताया था कि जब भी सरफेस पे 90 डिग्री पे लाइट आती है तो इट गोज टू अदर मीडियम अनडेविएटेड, राइट। 90 डिग्री पे गिरेगी तो वैसे ही सीधी चली जाएगी विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, ना बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ना इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल गो स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में वो सीधी चली जाएगी। तो 90 डिग्री पे आई, मेरा नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल भी 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल है, तो लाइट इसी डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी, जाके यहां टकराई। अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस ट्राइंगल को मैं लेता हूं, ये 90 है, ये 45 है, तो ये क्या हुआ? ये भी 45 हुआ, राइट। अब लाइट क्रिटिकल एंगल मैंने कितना माना था? ये ग्लास है, प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, क्योंकि इसकी दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगी, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, अब यहां टकराई 45 डिग्री पे। प्रिज्म किस चीज का होता है? ग्लास का होता है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना बताया था, कितना कैलकुलेट किया था हमने? 42 डिग्रीज। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कितना हुआ? क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास is 42 degrees.
यहाँ पर मैं पहले नॉर्मल बनाऊंगा इस सरफेस में। नॉर्मल मुझे हर सरफेस में बनाना है, जिस भी सरफेस पे लाइट टकराएगी मुझे नॉर्मल बनाना ही बनाना है, तभी मुझे इंसिडेंट एंगल पता चलेगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? क्या ये इंसिडेंट एंगल है? नहीं, इंसिडेंट एंगल होता है विद द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड एंगल होता है विद द नॉर्मल। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल कितना हुआ? ये 40 है, ये 90 है पूरा, तो ये भी 45 हुआ, ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो मेरा आई कितना हुआ? आई हुआ 45 डिग्री। आई अगर 45 है विच इज व्हाट, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? इफ द आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? तो इसमें मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा, यानी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 45 हुआ। ठीक है, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हुआ, क्योंकि ये भी 90 है, नॉर्मल तो 90 बना रहा है ना। ये 45, ये 45, ये कितना हुआ? ये 90 हुआ इस ट्राइंगल में। ये 45, ये 45, ये 90, तो 90 डिग्री पे अगेन अगर लाइट टकराती है तो वो अनडेविएटेड चली जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये प्रिज्म क्या कर रहा है? ये प्रिज्म इस एक लाइट को 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, राइट? समझ में आया आपको? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये 45, ये 45 और ये 90। पहले तो लाइट यहां से आ रही थी, अब हम लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब हम यहां से करते हैं, लाइट यहां से आ रही है। Oops. ठीक है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आती है लाइट, तो क्या होता है सरफेस पे? इट गोज अनडेविएटेड। ये मेरा नॉर्मल है, इट गोज अनडेविएटेड, तो ये सीधे चली जाएगी और यहां पे टकराएगी। अब देखिए, ये 90 था तो ये भी 90 है, ये 45 है तो ये क्या हुआ? ये भी 45 हुआ। यहां पर भी एक नॉर्मल बना दो, ये 90 है, ये 45 हुआ तो ये कितना हुआ? ये भी 45 हुआ। तो मेरा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 45 डिग्री विद द नॉर्मल। तो 45 डिग्री इज व्हाट, इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो क्या होगा? दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस रिफ्लेक्ट हुई है और आके यहां टकराई। ये 45 था तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहां क्या होगा? ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 हुआ इस ट्राइंगल में। यहां पर मैं एक और नॉर्मल बना देता हूँ सरफेस में। नॉर्मल हमेशा बनाना बहुत जरूरी, नॉर्मल हमेशा बनाइए। ये 45 हुआ तो ये कितना हुआ? ये भी 45 हुआ, राइट? क्योंकि ये 90 है
और ये भी 90 है नॉर्मल। अब वापस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है 42 डिग्री। तो ये वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये वापस यहाँ चली जाएगी। ये 45 था, ये भी 45 हुआ और ये भी 45 हुआ, ये भी 45 है। तो ये कितना हुआ इस ट्रायंगल में, ये 90 हुआ। 90 पे कोई रे अगर टकराती है सरफेस पे तो इट पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, तो यहां पर रे आई, इस प्रिज्म ने इसे 90 डिग्री पे मोड़ दिया, वापस यहां टकराई, यहाँ पे इस साइड ऑफ द प्रिज्म ने इसे वापस 90 डिग्री पे मोड़ दिया। ये रे जैसे आई थी वैसे ही चली गई वापस। समझ में आया आप लोगों को? अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये 45 ना हो। लेट्स से हम थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। इसको मैं करता हूं 60 डिग्री, इसको मैं करता हूं 30 डिग्री और इसको मैं करता हूं 90 डिग्री। ठीक है, मैं रे लाता हूं यहां से 90 डिग्री पे, यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये रे यहां टकराएगी क्योंकि 90 डिग्री पे टकरा रही है, तो इट विल पास अनडेविएटेड एंड विल स्ट्राइक एट दिस सरफेस। किस एंगल पे स्ट्राइक करेगी वो कैलकुलेट करते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये 60 डिग्री होगा। 90 30 60 180। यहां टकराई, यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं पहले। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, यानी इट इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल। स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट विल रिफ्रैक्ट, इट विल रिफ्रैक्ट, इट विल नॉट, देयर विल नॉट बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR नहीं होगा। Angle, when angle of incidence is smaller than critical angle, refraction will take place. So it will bend away from the normal. ऐसे चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको ये एग्जाम्पल्स? तो अगर आपको कोई भी डाउट हो TIR में या क्रिटिकल एंगल में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको आप रिवाइज कीजिए, इस पे क्वेश्चंस कीजिए, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग क्रिटिकल एंगल दिए होते हैं, अलग अलग टाइप की रेज दी होती है, अलग अलग डायरेक्शन पे सरफेस पे स्ट्राइक करती है, कैसे रे मूव करेगी, कैसे रे बेंड करेगी, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा या रिफ्रैक्शन होगा, या ग्रेजिंग इमरजेंस वाले केसेस भी आते हैं। दिया होगा आपको क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है और फिर ये भी दिया होगा कि जो लाइट है वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट एंगल बना रही है, तो वो ग्रेस करती हुई जाएगी सरफेस को 90 डिग्रीज पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।